घर में पैसा है तो क्या हुआ। अमन के माता पिता ने बाऊजी को समझाया था, पर बाऊजी नहीं माने थे। लड़का कुछ करता हो तो शादी भी कर देते, जातपात में भले विश्वास नहीं हो। अमन के माता पिता ने भी समझाया था कि अरुणा को सुखी रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरुणा भी माता पिता से विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माँ क्या सोचने लगी हो? रोली बोली। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहकर अरुणा लंच की तैयारी में लग गई। शाम को डिनर के लिए रोली बाहर जाएगी, इसलिए लंच हल्का फुल्का ही बना लेती। यही सोचकर उसने धुली मूंग की दाल चावल धोकर रख दिए। मटर, गाजर, गोभी, आलू भूनने के लिए रख दिए। पुलाव और रायता चल जाएगा। रोली अपना रूम समेटने में लगी थी। शाम सुरमई होने लगी थी। केक मानस लाने वाला था। रोली ने मना भी किया था। मुग्धा का बदन बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाए जा रही थी, तभी उसका देवर राज वहां पानी पीने आया। उसने मुग्धा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा ने कमजोर आवाज में कहा, सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे, आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे, लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर मुग्धा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी। मुग्धा की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए राज ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए, मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। न न, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। मुग्धा बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। मुग्धा का पति विनय कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। मुग्धा का 21 साल का देवर राज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर मुग्धा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर राज अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। पढ़ी लिखी गुलशन की शादी मस्जिद के मुअज्जिन हबीब अली के बेटे परवेज अली से धूमधाम से हुई। लड़का कपड़े का कारोबार करता था। घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। गुलशन ब्याह कराई तो पहली रात ही उसे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजे जरूर, पर ठीक से बरस नहीं पाए और जमीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। वलीमा के बाद गुलशन ससुराल दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी गुलशन को एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया, जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। गुलशन को 1 हफ्ते बाद हबीब अली ससुराल लेकर आए। उसने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बहार आए, पर उसके अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को गुलशन ने अपने शौहर परवेज को छेड़ा, आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? तुम चुपचाप सो जाओ, बहस न करो, समझी? परवेज ने कहा। गुलशन चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मायके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को दोनों समझ रहे थे, पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार उन्हें देख देख कर खुश होते कि उनके बीच आज तक तू-तुम्हें में नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी, जिसने गुलशन की जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से मुअज्जिन हबीब अली को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। झाड़ फूंक व गंदे तावीज देकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे हबीब अली के घर के एक कमरे में रहने लगे। मायरा चाहकर भी अमन से दूरी खत्म नहीं कर पा रही थी। वे कहने को तो पति पत्नी थे, मगर अपने घर में भी अजनबियों की तरह रहने को मजबूर थे। आखिर क्यों? तुम चुपचाप अपनी तरफ सोना। खबरदार जो सीमा लांघने की कोशिश की। मायरा ने अमन और अपने बीच एक तकिया रख दिया और पलट गई। वो अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी।
उसे अपनी ऑफिस वाली दोस्त पूजा की बातें याद आने लगी। पूजा के अनुसार मर्द अगर छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने या प्यार जताने के लिए आगे न बढ़े तो सचेत हो जाना चाहिए कि उसके जीवन में कोई और है और किसी भी क्षण इस शादी के टूटने के लिए उसे मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। उसकी उठपटांग बातों ने दिमाग को और प्रदूषित कर दिया। बस यहीं से मायरा के मन में शक का बीज पड़ गया और वह अमन के मोबाइल और मेल पर नजर रखने लगी। नतीजा सामने था। फोन में अमन व रोमा की तस्वीर साथ देखकर सवाल करने लगी तो झगड़ा और बढ़ गया। अमन भी देर रात तक करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे पता था कि उसके परिवार का रहन सहन मायरा के लायक नहीं। उसकी माँ की सख्ती भी कुछ ज्यादा ही है। कोई भी पढ़ी लिखी लड़की बेवजह की जिल्लत क्यों सहेगी। तभी तो वह मायरा के साथ अलग रहने के लिए भी तैयार हो गया। वो इस बात पर कितनी खुश हो गई थी कि रोमा के साथ की इस तस्वीर ने बीच में आकर बेड़ा गर्क कर दिया, जबकि रोमा अमन के स्कूल के समय की दोस्त है। दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा तो कुछ भी नहीं, फिर भी उसकी बात पर झगड़कर मायरा ने आज फिर से मुंह फेर लिया। बहुत देर से ताप्ती मुहिम के लाए प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। रविवार की शाम उसे अपने अकेलेपन के बावजूद बहुत प्रिय लगती थी। आज भी ऐसी ही रविवार की एक निर्जन शाम थी। अपने एकांतप्रिय व्यक्तित्व की तरह ही उसने नोएडा एक्सटेंशन की एक एकांत सोसाइटी में यह फ्लैट खरीद लिया था। वह एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट थी, इसलिए लोन के लिए उसे अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ी थी। कुछ धनराशि मां ने अपने जीवन काल में उसके नाम से जमा कर दी थी और कुछ उसने लोन लेकर यह फ्लैट खरीद लिया था। मुहिम, जो उसके बचपन का सहपाठी और जीवन का एकमात्र आत्मीय था, उसके इस फैसले से खुश नहीं हुआ था। ताप्ती, तुम पागल हो जो इतनी दूर फ्लैट खरीद लिया। एक बार बोला तो होता यार। मैं तुम्हें इससे कम कीमत में घनी आबादी में फ्लैट दिलवा देता, मुहिम ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। मुहिम, मैंने अपने एकांतवास की कीमत चुकाई है, ताप्ती कुछ सोचते हुए बोली। मुहिम ने आगे कुछ नहीं कहा। वह अपनी मित्र को बचपन से जानता था। ताप्ती गेहुए रंग की 27 वर्षीय युवती, एकदम सधी हुई देह, जिसे पाने के लिए युवतियां रात दिन जिम में पसीना बहाती हैं, उसने वह अपने जीवन की अनोखी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते पाली थी। शाम को मुहिम और ताप्ती बालकनी में बैठे थे। अचानक मुहिम बोला, अंकल का कोई फोन आया। ताप्ती बोली, नहीं, उनका फोन पिछले 4 माह से स्विच ऑफ है। मुहिम फिर बोला, देखो, तुम मेरी ट्यूशन वाली बात पर विचार कर लेना। हमारे खास पारिवारिक मित्र हैं आलोक।